हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एंजाइम और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजाइम रेगुलेशन के बारे में पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री के कोर्स तो मिल जाएंगे, इसके अलावा फार्मेसी के और भी अदर जो सब्जेक्ट्स है उसके भी कोर्स वहाँ अवेलेबल है, जिसमें आपको उनके सभी के नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें लेक्चर वीडियोस भी वहाँ पे मिल जाएंगे और ये सब आपको अवेलेबल होगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एंजाइम रेगुलेशन होता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट होता है, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज करता है, मीन्स उनको फास्ट करवाता है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमेशा ही ये एंजाइम इसी फुल स्पीड में काम करते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसी को बोलते हैं हम एंजाइम रेगुलेशन। मतलब एंजाइम रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि सेल जो है उसको टर्न ऑफ और ऑन करता है उन रिएक्शंस को, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस होने हैं, कब वो रिएक्शंस होने हैं, कितनी स्पीड में होने हैं, नहीं होने हैं, तो उनको ऑफ और ऑन करता है। किस तरीके से? उन बाय द रेगुलेटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, या तो उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, या तो उसको डिक्रीज करना, मीन्स घटाना। तो डिफरेंट टाइप्स के जो रेगुलेशन होते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में है एलोस्टेरिक फीडबैक रेगुलेशन, एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम एक्टिवेशन, कंपार्टमेंटेशन ऑफ द एंजाइम एंड एंजाइम स्टेबलाइजेशन। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के अंदर है इंडक्शन और रिप्रेशन। तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग एलोस्टेरिक रेगुलेशन और इंडक्शन और रिप्रेशन दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे सभी टाइप के जो एंजाइम रेगुलेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहला है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक वर्ड का मतलब होता है अदर साइड। तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, या इसको रेगुलेटरी साइट बोला जाता है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन या कंट्रोल किस तरीके से होता है? तो जब कोई मॉलिक्यूल, जिसको हम अफेक्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होता है और उस एंजाइम को रेगुलेट करता है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होता है? जो कि एक्टिवेटर होता है, जो एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होने के बाद उस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होते हैं? जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होने के बाद उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है। मीन्स ये समझ लीजिए, जब एक्टिवेटर बाइंड होता है तो एंजाइम ऑन होता है और इनहिबिटर बाइंड होता है तो एंजाइम ऑफ होता है। तो यहाँ पे जो अफेक्टर मॉलिक्यूल जो बाइंड होते हैं ये नॉन कोवेलेंट रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है और ये एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो इनहिबिट या एक्टिवेट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है इधर, और एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है इस साइट का, और ये जो कंफर्मेशन है एक्टिव साइट का ये परफेक्ट है इस सबस्ट्रेट के लिए। और क्या होगा? ये जाके बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब इनहिबिटर जो है एलोस्टेरिक साइट में बाइंड हो जाता है, एक्टिव साइट का आप देख सकते हैं कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट का जो शेप है वो ऑल्टर हो गया, उसका कन्फर्मेशन ऑल्टर हो गया। इसी तरीके से एलोस्टेरिक एक्टिवेशन किस तरीके से होता है? ये एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट हो गया, और जब एक्टिवेटर यहाँ पे आके बाइंड होता है तो ये इस एंजाइम का एक्टिव साइट का जो कन्फर्मेशन चेंज होता है, और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं ये जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के लिए वो परफेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फिट हो जाएगा और रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन के। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, ये फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और इसका जो इनहिबिटर है इस एंजाइम का वो है पाल्मिटेट या पाल्मिटॉइल कोएंजाइम। तो पाल्मिटेट एक फैटी एसिड है, तो पाल्मिटेट अगर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा?
फैटी एसिड सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्साइलेज को उसको इनहिबिट कर देता है बाइंड होके। और एक्टिवेटर क्या है, सिट्रेट अगर आइसोसिट्रेट है को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा एग्जांपल है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है एटीपी और सिट्रेट। मतलब ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फॉर द एनर्जी, और अगर एटीपी सिट्रेट ये अवेलेबल है, इसी कारण से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है वो इनहिबिट हो जाता है एटीपी और सिट्रेट से। और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है, एमपी, एडीपी, फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट, ये जो है एक्टिवेटर होते हैं और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है इन एक्टिवेटर से, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर से एक्टिवेट होते हैं और ग्लाइकोलिसिस अकर होता है। तो हेक्सोकाइनेस जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस में। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अवेलेबल है तो ये हेक्सोकाइनेस इनहिबिट हो जाता है ताकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बने। तो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस का जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया गया है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एएमपी फ्रक्टोज 2,6 बायफॉस्फेट ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेटर है और एटीपी और सिट्रेट इनहिबिटर है। दूसरा यहाँ पे एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्साइलेज भी यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया गया है। सिट्रेट लायस क्या करता है, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम से मेलोनिल कोएंजाइम बनता है और मेलोनिल कोएंजाइम में बहुत से स्टेप्स होते हैं और फाइनली वो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में मतलब 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में वो कन्वर्ट होता है। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्साइलेज को इनहिबिट करता है। और अगर सिट्रेट अवेलेबल है क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड मींस फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्साइलेज को एसिटाइल कोएंजाइम से मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के लिए। इसके बाद सेकंड है फीडबैक रेगुलेशन या कह सकते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये सबसे कॉमन टाइप का रेगुलेशन है जिसमें कि एंड प्रोडक्ट ही एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे जो मल्टी स्टेप्स के रिएक्शंस होते हैं उसमें जो पहला रिएक्शन होता है, पहला जो स्टेप होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो इनहिबिट हो जाता है बाय द एंड प्रोडक्ट और उसी को हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पाथवे है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है और ये एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और सभी स्टेप में यहाँ पे एंजाइम ए, बी, सी और डी इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बन गया है, मतलब एंड प्रोडक्ट अगर एक्सेस में है तो वो क्या करता है, ये एंड प्रोडक्ट पहला स्टेप है आप देख सकते हैं अपने ही बनने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे एंजाइम को ये क्या कर दिया, ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिट कर दिया और इसी को बोला जाता है फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ ALA सिंथेस, अ कमिटेड स्टेप इन द हीम सिंथेसिस बाय द एंड प्रोडक्ट हीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम में दोनों मिलते हैं और बनता है ALA दैट इज अमीनो लेवुलोनिक एसिड। मल्टीपल यहाँ पे स्टेप्स होते हैं और जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो हीम। अगर हीम एक्सिस में है तो क्या होगा, ये हीम अपने ही बनने वाले जो एंजाइम है जो कि पहले स्टेप में इन्वॉल्व होता है उसको इनहिबिट कर देता है दैट इज ALA सिंथेस। तो यहाँ पे ALA सिंथेस इनहिबिट हुआ बाय द एंड प्रोडक्ट हीम। वैसे ही और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं इनहिबिशन ऑफ एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोक्साइलेज पिरिमिडीन सिंथेसिस में और एंड प्रोडक्ट CTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फोराइबोसिल अमीडो ट्रांसफरेज जो कि फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है प्यूरिन के सिंथेसिस में और ये एंजाइम इनहिबिट होता है उसके जो एंड प्रोडक्ट होता है AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनासिन मोनोफॉस्फेट में। अगर हमने खाने में डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल लिया है तो हमारे बॉडी को कोलेस्ट्रॉल और बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो किस तरीके से ये रेगुलेट होगा कोलेस्ट्रॉल का बनना हमारे बॉडी में, तो कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए जो मेन एंजाइम होता है HMG कोएंजाइम में रिडक्टेस, ये एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाता है जिससे क्या होगा, लीवर में जो सिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की वो इनहिबिट हो जाएगा और इसी को हम फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। मींस कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस ही HMG कोएंजाइम में रिडक्टेस को ही इनहिबिट कर देता है।
तो ये हो गया फीडबैक रेगुलेशन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो बहुत से ऐसे रेगुलेटरी की एंजाइम्स होते हैं जो कि मेजर मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। वो आइदर जो है एक्टिव फॉर्म में होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वो जो है इनएक्टिव से एक्टिव और एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी जो है या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी बाय दी फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मींस फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। तो एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो उसके एक्टिव साइड में जो अमीनो एसिड होता है सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, उसका जो OH ग्रुप होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है बाय दी कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने की वजह से उस एक्टिव साइट में क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिससे क्या होगा, आइदर उस एंजाइम की एक्टिविटी या कह सकते हैं जो सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग की एफिनिटी होती है या तो बढ़ जाती है या तो घट जाता है। जैसे कि जो काइनेस जो एंजाइम होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करते हैं, और फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेटेस ये जो एंजाइम होते हैं ये डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं मतलब फॉस्फेट ग्रुप को हटाते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन होने पे एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीफॉस्फोराइलेशन होने से एक्टिव होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा इस एंजाइम में तो वह एक्टिव हो जाएगा। और HMG कोएंजाइम रिडक्टेस, काइनेस, साइट्रेट लाइस, ये जो है फॉस्फोराइलेशन पे एक्टिव होते हैं। और डीफॉस्फोराइलेशन पे एक्टिव होने वाले जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, आइसेटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट काइनेस, HMG कोएंजाइम में रिडक्टेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। तो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो फिर टूटता है ग्लूकोज में, और उससे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और बॉडी को एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। और ग्लाइकोजन बनने के लिए मतलब ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है बनने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उनको इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस मतलब ग्लाइकोजन को सिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होता है ग्लाइकोजन सिंथेस का वो एक्टिव होता है, और जब उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेस डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, जो कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन का मेन एंजाइम होता है, ये इनएक्टिव होता है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस, और ग्लाइकोजन का फिर वो ब्रेक डाउन करता है। और ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है, फ्रॉम दी ATP। ATP का एक फॉस्फेट जो है जुड़ता है उस एंजाइम से और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP ADP मतलब कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। इसी तरीके से एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन से भी एंजाइम जो है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म या एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एडिनाइलेशन और डी एडिनाइलेशन से भी, एडिनाइलेशन मतलब होता है जब AMP एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, कोवेलेंटली अटैच होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या स्मॉल मॉलिक्यूल से बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और डी एडिनाइलेशन मतलब कि उसी AMP का जब रिमूवल होता है तो उसको हम डी एडिनाइलेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे यूरिडाइलेशन मतलब कि यूरिडिल ग्रुप का जुड़ना प्रोटीन, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में, शुगर फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है यूरिडिल ट्रांसफरेस एंजाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी यूरिडाइलेशन, और यूरिडाइलेशन होता है किसका, रेगुलेटरी प्रोटीन P2 विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामिन सिंथेटेस। मीन्स ये समझ लीजिए प्रोसेस से एंजाइम ऑन होता है या ऑफ होता है जस्ट उसी तरीके से जब हम स्विच बोर्ड का जब बटन दबाते हैं तो लाइट ऑन या ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस करके फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, डी
एलिशन, मिथाइलेशन, एडिनाइलेशन, डीएडिनाइलेशन, यूरिडाइलेशन, डीयूरिडाइलेशन करके हम ऑन या ऑफ करते हैं एंजाइम्स को। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ रेगुलेशन है प्रो एंजाइम एक्टिवेशन। प्रो एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो वापस से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला गया है और ये रैपिड मेथड होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का। जिसमें एंजाइम्स जो हैं ये लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसाइज होते हैं और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं और जब ये रिलीज होते हैं अपने स्टोरेज साइट से और जहाँ पे इसको एक्शन देना है वहाँ जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोवेलेंटली एक्टिवेट होते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है, एंजाइम्स का जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है उसका पेप्टाइड बॉन्ड जो है टूटता है और कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें से निकल जाते हैं और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गए हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये सेल के अंदर प्रो एंजाइम मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होगा तो सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स को ही ये तोड़ने लगेगा, लाइसिस करने लगेगा। इसी कारण से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इनएक्टिव मींस प्रो एंजाइम के फॉर्म में जो है सिक्रीट होते हैं ताकि सेल का ऑटोलाइसिस मतलब सेल का ब्रेकडाउन जो है, सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन जो है वो ना हो जहाँ पे वो बन रहे हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इंटेस्टाइन का है और ये एंटेरोसाइट है, मतलब ये इंटेस्टाइन का सेल है और यहाँ से रिलीज होता है एंजाइम एंटेरोकाइनेस। ट्रिप्सिनोजन जो है यहाँ से रिलीज हुआ और ट्रिप्सिनोजन ये क्या होता है, ये प्रो एंजाइम है मतलब कि इनएक्टिव है और एंटेरोकाइनेस जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो है फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटेरोपेप्टाइडेस ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन जो है फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोएंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोएंजाइम प्रोइलास्टेस प्रोएंजाइम को इलास्टेस में एक्टिव फॉर्म में, प्रोएंजाइम प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो कि प्रोएंजाइम है इसको एक्टिव कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट करता है और प्रोलाइपेस जो कि प्रोएंजाइम है इसको लाइपेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन है कंपार्टमेंटेशन ऑफ द एंजाइम। इस तरीके से भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है हमारे बॉडी में बाय सिक्वेस्ट्रिंग द एंजाइम्स इन द कंपार्टमेंट्स। एंजाइम्स को सेल के स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में या सेल के स्पेसिफिक ऑर्गेनेल में ही उसको आइसोलेट कर देना या वहीं पे ही उसको लॉक कर देना। मतलब डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक पाथवे में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट में अकर होते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक पाथवे का डिफरेंट कंपार्टमेंट में और कैटाबॉलिक पाथवे का डिफरेंट कंपार्टमेंट में। जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो उसका एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फैटी एसिड की सिंथेसिस मतलब फैटी एसिड बनना यहाँ पे एनाबॉलिक हो रहा है तो उसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब फैटी एसिड टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और फैटी एसिड बनेगा कहाँ, साइटोसोल में। तो इस तरीके से कंपार्टमेंटेशन होता है एंजाइम का। और लाइसोसोम्स जो है कंट्रोल करते हैं प्रोटियोलाइसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द सेल प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। के बाद नेक्स्ट है एंजाइम स्टेबलाइजेशन। सभी जो एंजाइम्स होते हैं उसका वेयर एंड टियर होता है और फाइनली वो डिग्रेड हो जाते हैं। और ओवरऑल एंजाइम की एक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके डिग्रेडेशन को रोक के, प्रिवेंट करके, इसी को हम स्टेबलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में जो कुछ एंजाइम्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये जो है इसको ग्रोथ हार्मोन जो है स्टेबलाइज करता है। ट्रिप्टोफेन पाइरोलेस, इसका डिग्रेडेशन को कौन डिक्रीज करता है, ट्रिप्टोफेन। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिड ग्रुप होता है जिसमें, जैसे कि यूरिएस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, पपेन, इसको जो है ग्लूटाथियोन जो है स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। इसमें आता है इंडक्शन एंड रिप्रेशन। और इसमें होता क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है रेगुलेट होती है जीन लेवल पे। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी जो है कंट्रोल होती है उस जीन के एक्सप्रेशन से, मीन्स हमारे सेल की नीड के अकॉर्डिंग जो वो जीन है जो स्पेसिफिक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है वो एक्सप्रेस होता है। और ये कौन मीडिएट करता है, स्टिमुलेट होता है बाय दी हार्मोन्स। तो इंडक्शन और रिप्रेशन क्या होता है, इंडक्शन में एंजाइम की सिंथेसिस जो है इंक्रीज हो जाती है। मतलब सेल के नीड के अकॉर्डिंग जब किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की ज़रूरत है तो वो स्पेसिफिक सब्सटेंस को बनाने के लिए जो एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम जो कि प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो स्पेसिफिक जीन है
वो एक्सप्रेस होता है एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसा हमने आपको बताया, जो रेगुलेशन है उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन सिंथेटेस, ग्लूकोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस, इसके सिंथेसिस को बढ़ा देता है और इसी को ही हम इंडक्शन बोलते हैं। किस तरीके से इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जिस जीन में प्रेजेंट होता है उस जीन का एक्सप्रेशन जो है बढ़ जाता है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब कि जीन का जो इंस्ट्रक्शन होता है उस स्पेसिफिक एंजाइम को बनाने के लिए वो सबसे पहले किस में कॉपी होता है, आरएनए में, और फिर उसके बाद वो आरएनए में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ट्रांसलेट होता है और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करके ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है या ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, या ये हार्मोन जो है लाइपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्साइलेस को एक्टिवेट करके, इसको स्टिमुलेट करके, इसकी सिंथेसिस को बढ़ा के। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन है हार्मोन ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मींस न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन को फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। किस तरीके से, पायरुवेट कार्बोक्साइलेस एंजाइम को इंड्यूस करके, इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करके। इसके अलावा ये लाइपोलाइसिस मतलब कि लिपिड्स के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करता है। किस तरीके से, हार्मोन सेंसिटिव जो लाइपेस एंजाइम होते हैं इसको इंड्यूस करके। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब होता है डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। बहुत से केसेस में जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम की सिंथेसिस को ही रिप्रेस कर देते हैं, जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्साइलेस जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए मेन एंजाइम होता है। ग्लूकोज कहाँ से बनता है, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि पायरुवेट और अमीनो एसिड। और अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर ग्लूकोज अवेलेबल है हमारे बॉडी में तो उसकी सिंथेसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, वो ग्लूकोज ही जो है पायरुवेट कार्बोक्साइलेस को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। तो उसी को हम रिप्रेशन बोलते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम रेगुलेशन के बारे में। तो इंडक्शन मतलब कि एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ाना और रिप्रेशन मतलब एंजाइम की सिंथेसिस को डिक्रीज करना होता है। तो ये हो गया एंजाइम रेगुलेशन के बारे में। तो एंजाइम रेगुलेशन होता क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। हमारा बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो बैलेंस तरीके से काम करता है, हमारा बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।